हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मास्टर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड को वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, जैसा चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। सो चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे कि ह्यूमन आई क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सब देखना है। उसके बाद आई के डिफेक्ट्स देखने हैं कि आईज में कौन कौन सी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, जब लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, आईज से रिलेटेड जो भी डिफेक्ट्स होंगे वो देखने हैं। उसके बाद कलरफुल वर्ड वाले पार्ट में हमें ये देखना है कि स्काई का कलर, रेनबो का फॉर्मेशन हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये हमें दिखती कैसे हैं और एक्चुअली में इन सबका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में हमें बेसिक उसका स्ट्रक्चर ये वाला याद रखना ज़रूरी है। इसकी पूरी लेबलिंग हमें आनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है और उस पार्ट का क्या स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, द ह्यूमन आई इज़ रफली स्फेरिकल इन शेप विद डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। सो आईज के अगर हम डायमीटर की बात करते हैं सो रफली कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, आईज हमारी जो होती हैं वो इस तरीके से होती है। हमारे आईज में जो है इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी आईज का स्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेबल कर रखे हैं। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन आई को डिस्क्राइब करना है और उसके सारे पार्ट्स के फंक्शंस हमें बताने हैं। सो ये सारे पार्ट्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले कौन सा पार्ट दे रखा है, रेटिना। रेटिना क्या है, इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आईज ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना की अगर हम बात करते हैं तो ये आईज का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना कौन सा पार्ट है, ये लेबल कर रखा है। सो जो ये वाला एरिया है, ये पीछे वाला जो एरिया है इसे रेटिना बोलते हैं और यहाँ पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। सो ये सारे पार्ट्स के फंक्शंस इसी तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, बेसिकली एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे आई ट्रेल को कवर करती है और ये क्या करती है, एक लेंस की तरह एक्ट करती है और इसका काम क्या होता है, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। ये यहाँ पे कॉर्निया हमारा प्रेजेंट होगा आई ट्रेल के पास और एक तरीके से रिफ्रैक्शन का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्वस ह्यूमर क्या होता है, इट इज़ अ फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो कौन कवर करता है, एक्वस ह्यूमर। ये यहाँ पे लेबल दे रखा है। ये पूरा हमारा एक्वस ह्यूमर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आई लेंस क्या होता है, अभी बताया आईज के अंदर कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है, कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटीरियल एंड इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। अब ये क्या मतलब है कि इसका हम कर्वेचर जो हो सकता है ये चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हमें कोई चीज़ जब गौर से देखनी होती है तो हम अपनी आंखें छोटी करके देखते हैं। वो आंखें छोटी करने से क्या होता है, हमारे जो आईज का लेंस होता है उसका कर्वेचर बदल जाता है एंड इस कर्वेचर के बदलने से हम चीज़ को जो है और क्लियरली देख पाते हैं। और यही काम जो होता है ये हमारी सीलियरी मसल्स करती हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होंगी। इन्हीं मसल्स को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे आईज का लेंस भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड फिर हमें अच्छे से और क्लियरली चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है प्यूपिल। प्यूपिल का, इट इज़ अ होल इन द मिडल ऑफ आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट एंड गोज इन टू आई एंड डज नॉट कम बैक। अब हमारे आईज़ के बीच वाला जो एरिया होता है जो बेसिकली ब्लैक कलर का दिखाई देता है हमें अपनी आईज़ में, उससे प्यूपिल कहते हैं। इसका काम क्या होता है बेसिकली कि हमारे आईज़ में जो लाइट है वो प्यूपिल के थ्रू ही एंटर कर रही होती है। इसके बाद सीलियरी मसल्स, इसका काम बताया, दीज आर द मसल विच आर अटैच टू द आई लेंस एंड कैन मॉडिफाई द शेप ऑफ आई लेंस विच लीड्स टू द वेरिएशन इन फोकल लेंस। फोकल लेंस में चेंज आएगा तो हमें चीज़ों को देखने में और आसानी हो जाएगी। इससे फोकल लेंथ अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरीके से हमारी सीलियरी मसल्स हेल्प करती हैं। उसके बाद आइरिस क्या है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। अब आइरिस कहाँ प्रेजेंट होगा, प्यूपल ये प्रेजेंट है, आइरिस प्रेजेंट है। अब आइरिस क्या करेगा, ये अपनी साइज़ को चेंज करके ये बताता है कि कितनी लाइट एंटर कर सकती है हमारी आइज़ में एंड कितनी नहीं एंटर कर सकती है। ये फंक्शन हो जाएगा आइरिस का। उसके बाद ऑप्टिकल नर्व, दीज आर द नर्व्स विच टेक द इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ऑप्टिकल नर्व से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये एक तरीके से सिग्नल को कैरी करेगी। सो ये ऑप्टिकल नर्व हमारी आई से सिग्नल कैरी करती है एंड हमारे ब्रेन को भेजती है कि हमने ये इमेज देखी है और इस इमेज का ये कलर होने वाला है। ऑप्टिक नर्व का ये काम होता है। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई सारे खत्म हो चुके हैं। कौन कौन से डिफरेंस हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं और वो सारे पार्ट जो है कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये सब हमें अच्छे से याद रखना है और जो डायग्राम देखा है वो याद होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है।
द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एंड adjust its focal length accordingly as the distance is called power of accommodation. Power of accommodation क्या होगा बेसिकली कि हम अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। इसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई चीज़ जब हमें दूर होती है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होती है, तो हम अपने आँखों के सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे आईज़ का लेंस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज़ होगी, और फोकल लेंथ इंक्रीज़ होने से क्या होगा, हमें चीज़ जो है वो और क्लियरली दिखाई देगी। इसी कॉन्सेप्ट को पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये तो हमने यूजुअली भी देखा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जब इंसान जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो उसी प्रॉब्लम को हम बोल देते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब हमारे विजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट आते हैं, जैसे कुछ लोगों को पास का नहीं दिखाई देता है, कुछ को दूर का नहीं दिखाई देता है, कुछ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले क्या प्रॉब्लम है, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, शॉर्ट साइटनेस। इसमें क्या होता है पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब इसमें क्या होगा, इसमें दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है। ये तो हमने बहुत कॉमनली देखा भी होगा कि कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे। किस किस वजह से हो सकता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया की वजह से हो सकता है, या फिर एलोंगेशन ऑफ आई बॉल की वजह से हो सकता है। अब इसको ठीक करने के लिए हम कौन सा ग्लास यूज़ करते हैं, कौन सा, इसमें हम कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। कॉनकेव लेंस से क्या होगा, कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब ये डाइवर्जिंग लेंस जो है, जो भी रेज फॉल कर रही होंगी उसे डाइवर्ज करके एक क्लियर इमेज का फॉर्मेशन कर देगा। सो मायोपिया में ये हमें पता होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हमें साफ नहीं दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें किस किस वजह से होता है, और उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखना है लॉन्ग साइटनेस। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन हम उन ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं जो हमारे पास होंगे। ये क्यों होगा, डिक्रीज इन पावर ऑफ आई लेंस, या फिर इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई, या फिर शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, एंड इससे हमारी रेज जो होंगी कॉन्वर्ज होकर के फॉल करेंगी, एंड हमारी रेटिना पे क्लियर इमेज फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है, ये किस वजह से होता है, ये एजिंग की वजह से होता है। एजिंग की वजह से कुछ भी हो सकता है कि आपको क्लियरली दिखाई देना बंद हो गया हो, या फिर आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हो। सो इसी कंडीशन को बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, एजिंग की वजह से होता है, हमें ये याद रखना है। किन किन वजह से हो सकता है, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स। इन दिस अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। वही कह रही हूँ कि एजिंग की वजह से हो रहा है तो डिफरेंट हो सकता है, या तो आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, या तो आपको पास का नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये किसकी वजह से होता है, एजिंग की वजह से होता है। करेक्शन क्या करेंगे, बायफोकल लेंस का यूज़ करेंगे। इसमें बायफोकल लेंस कौन से लेंस होते हैं, जिसमें दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है। सो इस प्रॉब्लम में हमें बायफोकल लेंस का यूज़ करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, A person cannot see focus simultaneously horizontal and vertical lines both। अब अगर मैंने horizontal और vertical दोनों लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, तो कुछ लोग जो होंगे horizontal और vertical दोनों लाइंस पे एक साथ फोकस नहीं कर पाएंगे। यही प्रॉब्लम होती है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है, कैटरैक्ट दे रखी है। ड्यू टू द मेम्ब्रेन ग्रोथ ओवर द आई लेंस the eye lens becomes hazy or even opaque. This leads to decrease in loss of vision। कैटरैक्ट में क्या होता है, वही हमें ब्लर दिखाई देने लगेगा, कि हमारा आई लेंस जो होता है वो एक तरीके से ओपेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। अब ह्यूमन आई और सारे डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमें देखना है कुछ फिनोमेना, जैसे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने थ्रू पढ़ा है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें क्या होता है, लाइट ऐसे एंटर कर रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, फिर से रेयरर से डेंसर से बाहर जाएगी, तो फिर से डेविएट हो जाएगी। इस तरीके से हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन पढ़ा है। हमें इस स्ट्रक्चर के थ्रू अब देखना है कि लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। सो प्रिज्म में क्या होते हैं, ये 3 बेसेस होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब हमें देखना है कि इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैसे होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब हमें पढ़ना है। ये सब पढ़ने के लिए अगर हम ये वाला डायग्राम देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये एक प्रिज्म ड्रॉ कर रखा है एंड इसमें हमें सारी चीज़ें बता रखी हैं कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और कौन सा क्या है। तो इस डायग्राम को देखना है। P और Q एक लाइन जा रही है। अब ये PQ जो लाइन जा रही है ये कौन सी होगी, इंसिडेंट रे होगी, क्योंकि ये फॉल कर रही है हमारे प्रिज्म में। अब प्रिज्म के अंदर जाते ही क्या होगा, लाइट जो होगी वो बेंड हो जाएगी। ये हमने रेक्टेंगुलर ग्लास वाले केस में भी पढ़ा था कि लाइट जब एंटर करती है वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। सो इस केस में भी वही हो रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। यहाँ से एंटर करी, फिर यहाँ जा कर के लाइट बेंड हो गई है हमारी। E और F क्या हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। रिफ्रैक्टेड क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जाकर के क्या हुआ है, लाइट जो हमारी रे थी वो बेंड हुई है। बेंड होने का रीज़न क्या था, रिफ्रैक्शन था। तो जो ये वाली लाइन होगी E और F से क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ये वाला पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, समझने के लिए उस वाले डायग्राम को अच्छे से देखना है। अब E और F के बाद आगे कौन सी लाइन निकल रही है, F और S। अब ये F और S कौन सी लाइन होगी, एमर्जेंट रे होगी। जो लाइन फॉल कर रही है वो इंसिडेंट रे हो जाएगी। अंदर जाकर के रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। बाहर वापस से निकल रही है, फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर से फिर से रेयर मीडियम में जा रही है, इसे क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे बोलेंगे। इसके बाद पूछेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब क्या होता है। सबसे पहले तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये ऊपर जो एंगल प्रेजेंट होता है ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, यहाँ से रे फॉल कर रही थी, PE रे थी, सॉरी P क्यों बोल रही थी मैं, PE रे थी हमारी, ये फॉल कर रही थी। ये लाइन यहाँ फॉल कर रही है, हमें इसके साथ एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद यहाँ जो एंगल प्रेजेंट होगा ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही थी हमारी। अब इस रिफ्रैक्टेड रे के थ्रू हमें क्या करना है, ये नॉर्मल ड्रॉ करी थी हमने, रिफ्रैक्टेड जी हमने इंसिडेंट रे वाली जो नॉर्मल ड्रॉ करी थी, इसी के नीचे यहाँ पे आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाहर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, अंदर के साइड क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या होगा, बाहर जो रे जा रही थी उसके साथ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है और ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये एंगल ऑफ एमर्जेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होगा, डेविएशन क्या कि इंसिडेंट रे फॉल कर रही थी, उसको पाथ कौन सा फॉलो करना था, ये पाथ फॉलो करना था, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो पाथ जो होता है डेविएट हो जाता है। तो हमें ये डेविएटेड एंगल को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सो हमें क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो था और एंगल ऑफ एमर्जेंस जो है, इन दोनों को अगर हम पीछे नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल जो आएगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, कि हमारी लाइट, हमारी रे जो थी वो कितनी ज़्यादा बेंड हो गई है, उसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोल देंगे। इस तरीके से हमें प्रिज्म के ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी रे कहाँ फॉल करे और कौन सी रे को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आता है। अब वापस जाते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रिज्म से जो है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। सो हमें एक फिनोमेना पढ़ना है, क्या है वो, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, हमें ये पता होगा कि वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर के बनी होती है। हमारी वाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर के बनी होती है। कौन से 7 कलर, रेनबो के 7 कलर्स, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 कलर से मिलकर के हमारी वाइट लाइट बनी होती है। सो क्या होता है, जब ये वाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करती है तो ये वाइट लाइट जो होगी ना ये अपने 7 रिस्पेक्टिव कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। इसी पूरे फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू। फिर उसमें क्या हो रहा है, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट. The different component bends at different angle with respect to incident angle. Violet light bends with least and red bends with most. अब हमें ये 7 लाइट्स जो हैं, हमें ये 7 कलर्स जो हैं ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं। जैसे वाइट लाइट जो होती है उसमें तो सारे कलर्स मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जब ये प्रिज्म से पास करती है तो क्या होता है एक्चुअली में कि ये सारे कलर्स जो होते हैं इनके बेंडिंग का डिफरेंट डिफरेंट एंगल होता है। तो जब ये प्रिज्म से पास करेंगे तो अपने रिस्पेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में ही पास होंगे और इसी और यही बेंडिंग ऑफ लाइट, इसी एंगल के चेंज होने की वजह से क्या होगा, हमें ये 7 कलर्स डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे। इसमें क्या बता रखा है कि वायलेट जो होता है वो सबसे कम बेंड होता है और रेड जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये पूरा फिनोमेनन हो जाएगा डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म का।
इसके बाद हमें देखना है रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। अभी हमने क्या देखा कि एक प्रिज्म से अगर हमने वाइट लाइट पास करी है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जा रही है। आप सोचो कि हमने यहीं पे एक और प्रिज्म रख दिया, लेकिन हमें क्या करना है, दूसरे प्रिज्म को क्या रखना है, इन्वर्टेड में रखना है, यानी कि उल्टा रखना है। तो हम दूसरा प्रिज्म जो रखेंगे, जब ये 7 कलर्स उससे पास करेंगे तो क्या होगा कि ये वापस से एक वाइट लाइट के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। न्यूटन फाउंड दैट व्हेन एन इन्वर्टेड प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट, देन आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म दे रिकम्बाइन टू फॉर्म अ वाइट लाइट। अब जब हमने प्रिज्म से पहली बार पास करा था, सीधा प्रिज्म रखा था, उससे पास करा था, तो वाइट लाइट जो थी वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई थी। लेकिन हम फिर न्यूटन ने ये नोटिस करा कि जब इस प्रिज्म के साथ हमने एक और प्रिज्म रख दिया है इन्वर्टेड पोजिशन में, तो ये 7 कलर्स जब इससे पास करेंगे तो एट लास्ट वो फिर से कंबाइन हो जाएगा और एक वाइट लाइट के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। ये पूरा फिनोमेना है रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट का। ये हमें डायग्राम दिखा रखा है, P1 P2 यानी कि ये फर्स्ट प्रिज्म है, ये सेकंड प्रिज्म है, इससे वाइट लाइट पास हो रही है, सबसे नीचे वायलेट है, सबसे ऊपर रेड है। उसके बाद ये इन्होंने पास करी लाइट, ये 7 कलर्स जब फिर से सेकंड प्रिज्म के पास आएंगे तो वो वापस से कंबाइन होकर के एक वाइट लाइट का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है रेनबो। अभी हमने क्या देखा कि एक प्रिज्म से हम पास कर रहे हैं वाइट लाइट को, फिर वो 7 कलर में स्प्लिट हो जा रही है। रेनबो भी तो कुछ इस तरीके से ही होता है। रेनबो में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, देखो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, दूसरा सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। रेनबो फॉर्मेशन में भी कौन सा फिनोमेना यूज़ हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट का ही फिनोमेना यूज़ हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, और प्रिज्म से जब वाइट लाइट, सनलाइट क्या है, सनलाइट इज मेड अप ऑफ वाइट लाइट, तो वाइट लाइट जब उन रेन ड्रॉपलेट से पास करती हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती हैं, और इस 7 कलर में स्प्लिट होने की वजह से क्या होता है, हमें रेनबो दिखाई देता है। ये पूरा फिनोमेना हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, आराम से आ जाता है क्वेश्चन कि हाउ इज़ अ रेनबो फॉर्म्ड। तो इसमें डायग्राम भी पता होना चाहिए कि ये एक रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप क्या करेगी, प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी, वाइट लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, फिर यहाँ से क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ये क्या है, एक स्फेरिकल शेप है, वाटर ड्रॉपलेट क्या होगी, स्फेरिकल शेप में होगी, तो इसमें क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, और उसके बाद बाहर 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में हमारा रेनबो जो होगा, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में बाहर आएगा और रेनबो का फॉर्मेशन हो जाएगा। So the water droplet act like a small prism. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and refract it again when it comes out of a raindrop. Due to dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer eye. इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में कौन कौन से फिनोमेना जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, वाइट लाइट यहाँ रेन ड्रॉप पे फॉल कर रही है, क्या हो रहा है, 7 कलर में स्प्लिट हो जा रही है। स्प्लिट का मतलब क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट हुआ, लेकिन ये लाइट अंदर आकर के क्या हुई है, बेंड हुई है। बेंड हुई है मतलब क्या, रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद ये अंदर जा करके फिर वापस से मुड़ जा रही है, यहाँ से बाहर नहीं निकल रही है, यहाँ से मुड़ जा रही है। मुड़ जा रही है मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन से ये बाहर निकल जा रही है। सो कौन कौन से फिनोमेना इसमें इन्वॉल्व हैं ये हमें पता होना चाहिए। कौन से हैं, सबसे पहले तो हो जाएगा डिस्पर्शन, डिस्पर्शन के बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन 3 फिनोमेनल्स के थ्रू क्या होता है, हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हमें क्या पता है कि जब हम अर्थ से स्पेस में बाहर जाते हैं तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है। एटमॉस्फेयर की क्या होती है, अपनी अपनी डेंसिटी होती है। सो इस डेंसिटी की वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। सो इस रिफ्रैक्शन को जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से भी बहुत सारे डिफरेंट फिनोमेनास होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो देखो अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजिशन। क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि आपको स्काई में जो स्टार्स दिख रहे हैं, एक्चुअली में जिन स्टार्स को हम आज देख रहे हैं उनकी डेथ जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी वो हमें स्काई में दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे भी सिंपल रीज़न है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे, कि वो लाइट जो थी स्टार से वो हमारे पास आनी शुरू हुई, वो स्टार्स जो है हमसे बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स अवे हैं, उन स्टार्स की लाइट हमारे तक पहुँचने में लाइट ईयर्स लगे हैं। अब वो लाइट हमारे तक पहुँची है
काफ़ी साल बाद, फॉर एग्जांपल मान लो काफ़ी साल बाद, ऐसे बता रहे हैं, काफ़ी साल बाद वो लाइट हमारे पास पहुंची है। आज जिस लाइट को हम देख पा रहे हैं वो 12 मिलियन ईयर्स पहले फॉर एग्जांपल आई थी। 12 मिलियन साल पहले वो स्टार जिंदा था, लेकिन अब उसकी डेथ हो चुकी है। हमें वो 12 मिलियन ईयर पहले वाली लाइट ही दिखाई दे रही है, बल्कि आज के टाइम में वो स्टार प्रेजेंट होगा ही नहीं। ये तो खैर बहुत ज़्यादा डीप लेवल वाली फिजिक्स वाली बात हो जाएगी। अभी 10th लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजिशन ही हमें देखनी है कि स्टार्स जो होते हैं वो हमें उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देती है, हमें उनकी अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है एंड हमारी जो रे है, स्टार की जो लाइट है वो बहुत दूर से आ रही है। लाइट बहुत दूर से आ रही है, यानी कि क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। वो एकदम ऐसे स्ट्रेट पाथ में तो आ नहीं रही है, ऐसे रिफ्रैक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अब हमारी आइज़ जो होती हैं वो किसी भी इमेज का फॉर्मेशन कैसे करती हैं कि जो लाइट उनके आइज़ पे हमारे फॉल करती है, हम उसी लाइट को पीछे एक्सटेंड कर देते हैं और एक्सटेंड करके फिर हमें ऊपर इमेज की फॉर्मेशन दिखती है। सो रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट बेंड होकर के हमारे तक पहुंची है, लेकिन हमारी आइज़ ने इमेज को फॉर्म करने के लिए क्या करा है, इसी लाइट को पीछे जब खींचा, इसी रे को जब पीछे खींचा है, तो स्टार की अपेरेंट पोजीशन हमें दिखाई दे रही है, जबकि वो स्टार की एक्चुअल पोजीशन नहीं है। एंड ये क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि स्टार से जो लाइट आती है वो बेंड होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है। ये हो जाएगी अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजीशन। ये हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे स्टार की जो है रियल पोजीशन नहीं बल्कि अपेरेंट पोजीशन क्यों दिखाई देती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है कि स्टार्स की लाइट हमारे पास बहुत पहले आई होगी, वो रिफ्रैक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुंची है। अब उसी लाइट को जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें स्टार की अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है। ऐसे हमसे पूछ लेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। अब इसमें क्या होता है, डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब जो डिस्टेंट स्टार्स प्रेजेंट होंगे, हमारे से बहुत गैलेक्सीज दूर फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट होंगे, वो स्टार्स की जो लाइट है वो हमारे लिए पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रही है। अब ये बीम जो होगी वो स्ट्रेट तो हमारे पास आएगी नहीं, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, इसका पाथ डेविएट होता जाएगा। वो डेविएशन किसी भी तरीके से हो सकता है, इस तरीके से आ रही है, डेविएट हो करके आ रही है। क्यों डेविएट हो रही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब इस डेविएशन ऑफ लाइट की वजह से क्या हो रहा है कि हमें स्टार की कोई एक पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है, हमारी आँख कोई एक पोजीशन डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है उस स्टार को देखने के लिए। तो ये पोजीशन जो है चेंज होती रहती है फिजिकल कंडीशंस की वजह से। ना ही अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ भी रोटेट करी जा रही है। लाइट जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है वो भी बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो करके पहुंच रही है, तो भी हमें एक पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है। अब इन फिजिकल कंडीशंस की वजह से क्या होगा, अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आईज में एंटर कर रही है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी रिफ्रैक्शन की वजह से, और इसलिए भी क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। अब वो लाइट के फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होगा, हमें स्टार्स कभी डिम दिखाई देंगे और कभी ब्राइट दिखाई देंगे। सो स्टार्स जो होते हैं उनके ट्विंकलिंग के पीछे का सिंपल सा रीज़न होता है कि हमारे आंखों में जो है वो लाइट फ्लक्चुएट कर रही होती है, और इसी वजह से हमें स्टार्स अपीयर करते हैं कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, एक्चुअली में वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। इसके बाद अब अगर हमसे पूछ लें कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, वो भी स्पेस में ही प्रेजेंट होते हैं स्टार्स के साथ, तो ये ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। देखो, स्टार्स और प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। जब हम स्टार्स की बात करते हैं तो हमसे गैलेक्सीज अवे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टार हम देख रहे हो वो हमारी गैलेक्सी में ही प्रेजेंट हो, डिफरेंट गैलेक्सी से आ रहा हो सकता है। इसीलिए उसकी जो लाइट सोर्स होती है वो हमसे बहुत दूर है, और बहुत दूर का मतलब क्या है कि उसमें रिफ्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, और इसी रिफ्रैक्शन की वजह से तो हमारी आंखों में लाइट जो होती है वो फ्लक्चुएट करती है। और प्लैनेट्स से अगर हम बात करते हैं, प्लैनेट्स हमें कौन से दिखाई देते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। तो ये प्लैनेट्स जो होंगे दे आर मच मोर क्लोजर टू अर्थ एंड एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, the collection of large number of point-sized sources of light. Therefore, the total amount of light entering our eyes from all individual point will nullify the twinkling effect. अब ये क्या बताना चाह रहे हैं एक तरीके से कि स्टार्स जो थे वो हमारे लिए पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहे थे। पॉइंट सोर्स से हमारे पास लाइट आ रही है इस तरीके से रिफ्रैक्ट होकर के। अब इसको जब हमने पीछे एक्सटेंड करा तो हमें यहाँ दिखाई देगा फॉर एग्जांपल एक्चुअली में स्टार जो होगा। लेकिन वही अगर हम प्लैनेट की बात करते हैं, पहली बात तो क्या है कि प्लैनेट हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। दूसरी बात क्या है कि प्लैनेट का साइज़ जो होगा वो बड़ा भी होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। स्टार्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर प्रेजेंट है, इसीलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन प्लैनेट्स तो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, सो इसका साइज़ जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इस प्लैनेट से बहुत सारी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हमारे आइज़ पर फॉल कर रही हैं। अब जब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा वो इस पॉइंट साइज लाइट के पीछे लाइन को एक्सटेंड करेगा,
तो भी उसकी पोजीशन चेंज होती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्लैनेट जो प्रेजेंट होगा उसका साइज़ इतना बड़ा होगा कि वो लाइट को जब हम एक्सटेंड करेंगे, उस रे को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो उसकी पोजीशन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम। इसीलिए प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम स्टार्स की बात करते हैं तो वो ट्विंकल करते हैं। बेसिकली 2 रीज़न समझ लो इसके पीछे। पहली बात तो कि स्टार्स जो होते हैं वो बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं और उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। दूर प्रेजेंट है इसलिए साइज़ छोटा प्रेजेंट है, इसीलिए स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वहीं अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, पहली बात प्लैनेट्स हमारे बहुत पास प्रेजेंट होंगे और उनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। इसीलिए इवन इफ वो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे तो भी अगर हम लाइट एक्सटेंड करके देखेंगे तो हमारी उस इमेज की जो पोजीशन है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमें एक और छोटा सा फेनोमेना पढ़ना है, टिंडल इफेक्ट। ये तो हमने खैर 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कोलॉइडल सोल्यूशन से जब हम बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो उसका पाथ जो होता है वो विजिबल हो जाता है। क्यों विजिबल होता है? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे जिससे लाइट टकरा रही है, जिसकी वजह से उसका पाथ जो हो रहा है वो विजिबल हो रहा है। ये तो 9th का रिकैप हो गया, इसमें हमने कोलॉइडल सोल्यूशन एंड सब के बारे में पढ़ा था। टिंडल इफेक्ट हमें क्या पढ़ना है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी क्लाउड से देखा होगा, इस तरीके से लाइट आ रही होती है एंड हमें लाइट का पाथ भी दिखाई दे रहा होता है। और अगर क्लियर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एकदम अंधेरे वाला कमरा है एंड उसमें हमने एक खिड़की खोल दी है, बहुत थोड़ी सी खोल रखी है। अब उससे जो है हमें लाइट का पूरा पाथ विजिबल होगा। क्यों विजिबल होगा? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होगा? डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इस डस्ट पार्टिकल से वो लाइट टकरा रही है जिसकी वजह से उसका पाथ जो होगा विजिबल हो रहा होगा। इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। So when a beam of light strikes the minute particles of Earth atmosphere, suspended particle of dust and molecule of air in the path of beam become visible. The phenomena of scattering of light by colloidal particle gives rise to Tyndall effect. वही scattering of light colloidal particle की वजह से इसी से क्या होता है? Tyndall effect हमें दिखाई देता है। देखो इन सब कॉन्सेप्ट के लिए कि हमसे पूछ लेंगे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, या फिर सन जो है वो दोपहर में वाइट कलर का दिखाई देता है, फिर रात हो जाएगी या फिर सनराइज या फिर सनसेट का टाइम होगा तो वो रेड कलर का दिखाई देता है, या फिर हमसे पूछ लेंगे कि ओशन का पानी जो होता है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। सो इस सब के लिए हमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पता होनी चाहिए। किसकी प्रॉपर्टीज़? जो हमने विबग्योर पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। उसी से हमें पता चल पाएगा कि कौन सी लाइट डिफ्लेक्ट कर जाएगी और कौन सी लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। सो इसमें हमसे पूछ रहे हैं कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। अभी देखो, वाइल सनराइज एंड सनसेट द कलर ऑफ सन सराउंडिंग अपीयर्स रेड। अब सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होगा? सन जो होगा वो हमें हल्का हल्का रेड दिखाई देता है, हल्के के काफ़ी रेड दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे। ये क्यों होता है? ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज़ नियर द होराइजन। अब सन जो होगा सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होता है? एकदम होराइजन पे प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट जो होती है उसे लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। अब अगर वो होराइजन के पास प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, उसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो इसमें क्या होता है कि वो हमारे विबग्योर में वो कलर्स जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है ये स्कैटर हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पाथ इतना लंबा ट्रैवल करना होता है। कौन कौन से शॉर्टर वेवलेंथ वाले होते हैं? ब्लू कलर हो गया, और ब्लू के पास वाले जो कलर हो गए वो सब कलर्स जो होते हैं स्कैटर हो जाते हैं। और लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि रेड कलर हो गया, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। सो ज़्यादा वेवलेंथ वाले जो कलर्स होते हैं वही हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है। सो जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सन जो होता है होराइजन के पास प्रेजेंट होता है, जिसका मतलब है कि उसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम क्या होगा कि वो कलर्स जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्लू या फिर पास वाले उनके कलर हो गए। लेकिन वहीं अगर हम रेड कलर की बात करते हैं तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए वो स्कैटर नहीं करता है एंड इसीलिए हमें सन जो होगा वो रेड कलर का अपीयर होगा। इसके बाद एट नून द सन इज ओवरहेड एंड सनलाइट वुड ट्रैवल शॉर्टर डिस्टेंस एंड रिलेटिवली थ्रू द एटमॉस्फेयर, हेंस एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली लिटिल बिट ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। वहीं अगर हम दोपहर की बात करेंगे तो हमें वाइट कलर दिखाई देगा क्योंकि डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है उसे ट्रैवल करना, इसीलिए बिना स्कैटर हुए हमें कलर इजीली विजिबल हो जाते हैं। इसके बाद एडवांस्ड एंड डिलेड सनसेट। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। यानी कि सनराइज होने से 2 मिनट पहले हमें सन दिखाई देने लगता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक वो हमें दिखाई देता रहता है। अभी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में मैंने जो लॉजिक बताया था, अगर वो वाला लॉजिक हम यूज़ करेंगे तो ये वाली चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी
कि लाइट हमारी आंखों तक पहुंची है, फिर हमने उसका पाथ ट्रेस करा है, फिर वहाँ पे हमें उसे अब उसकी अपेरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है, रियल पोजीशन नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा ही कुछ सन के साथ भी हो रहा होगा। घर में डायग्राम देखते हैं। सन कहाँ प्रेजेंट है? नियर द होराइजन प्रेजेंट है। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के फिर हमारे ऑब्जर्वर के आइज तक पहुँच रही है। अब इस ऑब्जर्वर ने इस रे को पीछे पाथ ट्रेस करा है और यहाँ पे उसे अपेरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है, यानी कि एक्चुअली में सनसेट हो चुका है, सन होराइजन के नीचे जा चुका है, सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वर को यहाँ पे सन दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो 2 मिनट पहले, क्योंकि अगेन हमने लाइट का पाथ जो है वो ट्रेस करा है और हमें सन की अपेरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है, रियल पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वाई इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। ऐसा नहीं है कि स्काई का कलर सिर्फ ब्लू ही होता है, लेकिन जब हम क्लियर स्काई की बात करते हैं तो वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। व्हेन सनलाइट passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter blue color, shorter wavelength, more strongly than red। क्या होता है, हमने पढ़ा है सन वाले केस में भी कि ब्लू कलर जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। सबसे ज़्यादा स्कैटर होने का क्या मतलब है कि हमारे पूरे स्काई में जो कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा वही कलर तो फैल जाएगा। हमारे ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमें स्काई जो होगा वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering, then the sky would have looked dark। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि why is the color of sky blue। ऐसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि why is space black। ये आई गेस एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है कि why is space black। स्पेस ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। हमारे पूरे अर्थ के केस में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तभी रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स उससे मिलेंगे तभी वो स्ट्राइक करेगा, तभी उसका पाथ डिफ्लेक्ट होगा या फिर वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है, लेकिन वहीं अगर हम स्पेस की बात करते हैं सो देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। इसी वजह से लाइट जो होती है वो पाथ कोई फॉलो ही नहीं कर पाती है, उसमें हमें क्या दिखता है? टोटल ब्लैक कलर ही दिखाई देगा। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वाई स्पेस ब्लैक और स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। इसके बाद लास्ट इस चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई डेंजर साइंस आर मेड विद रेड कलर। अभी हमने इतना कलर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं कि हमें ये समझ में आ रहा होगा कि रेड कलर क्यों यूज़ करते हैं। रेड कलर की क्या है? वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है इनफैक्ट रेड कलर की। अब मैक्सिमम वेवलेंथ है तो क्या होगा कि ये स्कैटर बहुत कम होगा। स्कैटर कम होगा इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा दूर तक लोगों को दिखाई देगा, या फिर फॉग जैसी कंडीशन भी प्रेजेंट होगी तो भी लोगों को ये डेंजर साइन दिखाई दे जाएगा। इसीलिए डेंजर साइन या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स में जो है हम रेड कलर का यूज़ करते हैं, ताकि दूर से भी लोगों को दिखाई दे जाए। इनफैक्ट फॉग जैसी कंडीशन हो, हेजी वेदर हो, तब भी लोगों को आराम से दिखाई दे जाए, क्योंकि रेड कलर जो होगा वो लीस्ट स्कैटर होता है। लीस्ट स्कैटर क्यों होता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। लिखा है कि रेड कलर स्कैटर्स द मोस्ट व्हेन स्ट्राइक्स द स्मॉल पार्टिकल ऑफ फॉग एंड स्मोक बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस वी कैन सी द कलर रेड वेरी क्लियरली। विद दिस ये चैप्टर खत्म होता है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं कि डेंजर साइंस में रेड कलर क्यों यूज़ करते हैं, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, या फिर आई के जो हमने डिफेक्ट्स पढ़े हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है इस चैप्टर से। सो बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखो। रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, डिस्पर्शन हो गया, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बेसिक आइडिया रखेंगे तो ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड थैंक यू।